हेलो बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करेंगे आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर और रैपिड रिवीजन वीडियो रहने वाला है। आज ही खत्म करेंगे, मतलब 20 से 30 मिनट में चैप्टर स्वाहा हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेलीग्राम कैंपस रवि सर के नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ की जरूरत ना पड़े इसलिए आप कॉपी में लिख ही लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है बेटा आपका, इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले पार्ट में चार्ज, करंट और सर्किट, दूसरे पार्ट में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, तीसरे पार्ट में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को, और चौथे पार्ट में इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट, ये सब चीज को समझते हुए चैप्टर को खत्म करेंगे। और बड़े ध्यान से देखना, 30 मिनट आधे घंटे में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। चलिए देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल, ये आप ये कह सकते हो कि किसी भी मैटर का ना एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कि आपका चार्ज है। देखो कितने तरीके के होते हैं चार्ज बेटा जी, 2 तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। सेम चार्ज अगर होंगे, सेम चार्ज आपका रिपेल कर रहा होगा, सेम होगा तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट वाले अट्रैक्ट करेंगे और सेम जो है रिपेल करेंगे। बेटा देखो, चार्ज जो होता है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम होती है। इसको कैपिटल सी से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक और चीज देखो चार्ज के बारे में, चार्ज बराबर में n इंटू में ई होता है। n इंटू में ई होता है, ये आपका पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का। देखो n क्या, n तो कोई भी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और E जो होता है ना, E है इलेक्ट्रॉन। आप यहां पे लिखोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये इतनी चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन पे, राइट। तो चार्ज हो गया ये इलेक्ट्रॉन का, राइट। अब देखो यहां पर कि अगर आपको ऐसा निकालना हो कि यार एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां से हो जाएगा n बराबर q अपॉन में e। देखो, एक कूलम चार्ज ऊपर रख लो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप नीचे रख लो, ये रहा। तो इसको बेटा सॉल्व करोगे ना, तो भाई आपका ये आ जाएगा 6.18 इंटू 10 पावर 18। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, 6.25 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो कितना बड़ा नंबर है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा टॉपिक था हमारा? करंट वाला टॉपिक था। करंट क्या होता है? करंट कहते हैं हम फ्लो ऑफ चार्ज को, चार्ज के फ्लो को, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? करंट। आप ये भी कह सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी करंट कहेंगे। करंट देखो, करंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, करंट को डिनोट करेंगे हम I से। ठीक है, और इसका SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट हो गया एम्पियर। SI यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। दूसरी चीज, इसको मेजर किससे करेंगे? तो मेजर करेंगे हम आमीटर से। मेजर किससे करेंगे? आमीटर से। और चौथी चीज इसके बारे में, जो इसको आमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। इसको आगे हम देखेंगे। देखो 5-7 मिनट आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, उससे डरना नहीं, आप पूरी वीडियो देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो आपका जो करंट क्या हो जाएगा? करंट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक चार्ज जो है आपका, कुछ मान लो कि 500 कूलम चार्ज है और टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब हो गया बेटा 600 सेकंड हो गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करके करंट निकालोगे तो 600, देखो चार्ज ऊपर आना है 500 और टाइम नीचे तो 600, इसको ऐसे डिवाइड कर दोगे तो 5/6 एम्पियर हो जाएगा। तो ये है हमारा करंट। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पर देखो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली। तो सर्किट क्या होता है? सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ होता है। क्लोज्ड पाथ कंसिस्टिंग, देखो क्या क्या होता है क्लोज पाथ कंसिस्टिंग। पहला, इसमें वायर होगा। दूसरा, मिनिमम चीज बतानी, वायर होगा। दूसरा, एक बल्ब होगा इसके अंदर में। तीसरा, स्विच होगा और चौथी चीज बैटरी या फिर सेल होगा। या तो बैटरी होगी या फिर सेल होगी। देखो बेटा, मिनिमम 4 चीजें होती है, इसके अलावा चीज जितने मर्जी बढ़ा लो। मैं कह रहा हूं आमीटर हो जाए, वोल्ट मीटर हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं, मिनिमम इतने होंगे। तो अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में बनाऊं तो ये देखो, ये बल्ब लग गया मेरा और ये हमने लगा दी यहाँ पे बैटरी। ये बैटरी ऐसे बनता है, ये प्लस इधर आएगा, माइनस। बड़े वाले जो बड़ा वाला जो डंडा दिख रहा है इसकी तरफ पॉजिटिव और जो छोटा वाला डंडा दिखे उसकी तरफ नेगेटिव। और इसको बेटा बस एक काम करना है, स्विच लगा के इसको बंद कर दो। ये देखो, ये ऑन है, ये स्विच क्या है, ये ऑन है। तो ऑन है, देखो तो ऑन है, तो करंट फ्लो किधर से किधर की तरफ करेगा? करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब ऐसे घूम के आएगा, ऐसे। ये करंट जा रहा है, इस बल्ब में से करंट दौड़ गया तो बल्ब तो बेटा यहाँ पे ग्लो कर रहा होगा, तो बल्ब जो है ग्लो कर रहा है और ये करंट हमारा ऐसे दौड़ते हुए इस तरफ से आ गया। मान लो कि मेरे को जानना है कि करंट कितना है, तो करंट को मेजर किससे करते हैं? आमीटर से करंट को मेजर करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक आमीटर ऐसे मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये लो, आमीटर यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ये सीरीज में लगता है ना, तो वायर के बीच में लगेगा। और ये सेल के पॉजिटिव वाली साइड से पॉजिटिव और सेल के नेगेटिव साइड से नेगेटिव। आमीटर जो है ना, यहाँ पे करंट को मेजर कर लेगा, राइट। करंट को क्या कर लेगा? ये करंट को मेजर कर लेगा, मेजर करंट। तो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? दोनों तीनों टॉपिक हो गए। देखो कौन कौन सा हो गया, एक तो हमने पढ़ा चार्ज और एक हमने पढ़ा करंट और एक हमने पढ़ा ये वाली चीज सर्किट में मिनिमम ये क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें मिनिमम ये 4 चीजें रहेंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? देखो, एक चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, ये चार्ज है यहाँ पर है, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी पॉइंट है, इनफाइनाइट है। क्या है ये? इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट जगह है। तो यहां से इसको लेके जाना है और मान लो यहां पे लेके आ रहे हो आप, ये तो नोन पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लो ये नोन है। तो अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से किसी नोन पॉइंट पे लाया जा रहा है तो वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क जो होता है यही पोटेंशियल के बराबर होता है। देखो, पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल को V से, तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा वर्क और अपॉन में ये जो चार्ज है ये चीज हो गई। तो SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट हो जाएगा, ध्यान से देखो, SI यूनिट हो जाएगा वोल्ट। SI यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। और V से हम डिनोट करते हैं, V से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो इसको मेजर किससे करेंगे? मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर होता है और वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर में पैरेलल लगाया जाता है। देखो अभी हमने थोड़ा सा सर्किट देखा था, तो अगर मान लो कि बेटा मेरे को वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर को ना पैरेलल ही लगाया जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे ना, इस बल्ब में पोटेंशियल चेक करना है तो आप ऐसे इसमें वोल्ट मीटर लगाओगे ऐसे, ठीक है, प्लस वाली साइड से प्लस, माइनस वाली साइड से माइनस। तो ये वोल्ट मीटर। आमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं,
वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज को किसी गिवन पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क डन होता है पोटेंशियल। अब देखो एक पोटेंशियल होता है और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कि एक पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V1, यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V2। तो अगर मान लो इस पोटेंशियल से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हम अगर चेक करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एट द टू गिवन या फिर नोन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा जो PD की वैल्यू है वो दैट मीन्स V2 माइनस V1 या फिर V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए देखो ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो जस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ना किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर मान लो कि एक सेल है, एक सेल बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है बेटा, ये लो यहाँ पर इस तरीके का सेल होता है। देखो ये वाला जो लो पोटेंशियल रीजन है, लो पोटेंशियल है, और ये पॉजिटिव, देखो इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है सेल के अंदर में। ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, ये है हाई पोटेंशियल अपना। तो लेट से यहाँ पर जो है 20 वोल्ट है और यहाँ पे लेट से 8 वोल्ट का है। तो ये जो सेल ना आपका सेल, ये 12 वोल्ट का सेल माना जाएगा। सेल का जो पोटेंशियल होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता। देख यहाँ पे 12 है बच्चे, सॉरी यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 8 है, दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 वोल्ट का हो गया, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो ये हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया बेटा, ये देखो यहाँ पे देखो हमने पढ़ लिया चार्ज, करंट, सर्किट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ना। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। या फिर उल्टा भी कह सकते हो, अगर मान लो कि यहाँ पे इन दो पॉइंट में, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का जितना डिफरेंस होगा उतना ही करंट दौड़ेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और V हटा दो यहां से तो ये I, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो R। तो R क्या है यहाँ पर, R है बेटा जी रेसिस्टेंस। R क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। देखो अगर आप यहाँ पर अगर हम इसका प्लॉट करेंगे, एक तरफ पोटेंशियल ले लेंगे दैट इज V, और एक तरफ करंट ले लेंगे दैट इज I, और ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो ये जो है ना, ये आपका ग्राफ हो गया V और I के बीच में। मान लो कि यहाँ पर एक, दो नहीं, तीन लाइन डाल दूं मैं, और मैं बोलूं कि इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है और इसका रेसिस्टेंस R3 है, और तीनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि R3। जो जितना ज्यादा स्ट्रेट होगा ना, ऐसे जितना ज्यादा वर्टिकल होगा उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो R3 से छोटा R2 से छोटा R1, ये हो गया हमारा। नाउ अब बात करते हैं, ये तो ओम्स लॉ है ना, V बराबर IR, V बराबर IR, ठीक है। जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा हमारा करंट। अब बेटा यहां पे ध्यान देना, अब हम कर रहे हैं कि रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस मेटल की प्रॉपर्टी होती है टू रेसिस्ट, प्रॉपर्टी होती है टू रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। तो देखो कितनी बातों पे डिपेंड करता है, पहली बात 4 बातों पे डिपेंड करता है बेटा। कितनी बात पे डिपेंड करता है, 4 बातों पे। तो देखो पहली बात नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, नेचर। दूसरा आपको पता है कि कंडक्टर में से आराम से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम रहता है, नेचर। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा
तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चीज। अब ये क्या है, ये यहां पे देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा एक वायर है, ये एक वायर है, तो ये तो इसकी होगी लेंथ, ये क्या होगी इसकी लेंथ, और ये जो चीज है ना ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितनी लंबी वायर होगी बेटा उतना ही ज्यादा इसका रेसिस्टेंस होगा, और जितनी मोटी वायर होगी रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, अरे यार देख, जितनी बड़ी वायर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, और जितना मोटी वायर उतना ही कम रेसिस्टेंस। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं ये लिखूंगा ना R इज L अपॉन में A, या फिर R इसको हटा रहा हूं तो इसकी जगह पे रो आएगा। ये जो P जैसा जो दिख रहा है ना आपको, ये है रो। इसको कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसको क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो दो फार्मूले आ गए, एक तो ये वाला फार्मूला आया और एक रेसिस्टिविटी। देखो जो क्वेश्चन वाला जो पार्ट है ना उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के मतलब जो मेन क्वेश्चन है टॉप 10 वो वाले लेंगे। फिलहाल आप थ्योरी पढ़ो पहले, ठीक है, नोट्स बनाते जाओ। तो ये होगी रेसिस्टिविटी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दो यार, कर दो, इतना तो कर ही दोगे। चलो, R बराबर रो L बाय A। रो होता है हमारा रेसिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है ना, ये हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्यों स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहने का, देखो एक वजह ये है कि अगर मान लो ये जो फार्मूला है मेरा कौन सा वाला, R बराबर रो L बाय A, अगर मैं इस फार्मूले में लेंथ को 1 मीटर रख दूं और इसको 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, तो R बराबर रो नहीं आ जाएगा मेरा। इसीलिए तो मैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह रहा हूं कि इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह रहे हैं। क्लियर है बेटा जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नाउ अब टॉपिक पढ़ते हैं हम रेसिस्टिविटी, थोड़ी सी रेसिस्टिविटी। देखो बेटा, रेसिस्टिविटी दो ही बात पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर और टेम्परेचर, बाकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? अब तुमने देख भी लिया ना, लेंथ मैं कह रहा हूं 1 और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये तो फिक्स कर दिया हमने। तो इसलिए सिर्फ ये दो चीजें, नेचर और टेम्परेचर। जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस 4 चीजों पे, नेचर, टेम्परेचर के साथ साथ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पर देखो, रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर देखो, जो कंडक्टर है, यहाँ पर देखो, ये जो कंडक्टर है, जितने भी कंडक्टर है, ये यहाँ तक कंडक्टर है सारे, तो इनके एंड में दिखेगा तुम्हें 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, ये वैल्यू है सबकी, 10 पावर -8, 10 पावर -8 सबकी वैल्यू। उसके बाद बीच में आ रहे एलॉय, बीच में कौन आ रहे हैं, एलॉय। ये देखो, ये वाले, ये एलॉय है। एलॉय हमारे सिलेबस में कितने हैं, 3 है। एक है कॉन्स्टेंटन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो एलॉय क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं, मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जैसे 2000-3000 डिग्री सेल्सियस ऐसे। इसलिए इनको ना ऐसे अप्लायंसेस बनाने में यूज करते हैं जिसमें हीटिंग ज्यादा करते हैं, जैसे आपका हीटर हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इसमें इनको यूज किया जाता है क्योंकि हीट करना ही हमारा उसमें पर्पस रहता है। जितना ज्यादा हीट होगा उतना बेटर होगा। तो एलॉय आर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस होते हैं। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सा, देखो कॉन्स्टेंटन है, एक का नाम क्या है, कॉन्स्टेंटन। इसमें देखो क्यू एंड निकल, कॉपर और निकल, ये दो चीजें मौजूद है। उसके बाद
एक नाम है मैंगनीन। मैंगनीन 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 में कौन कौन है? कॉपर है और निकल तो है ही, इसके साथ साथ मैंगनीज है, तभी तो इसका नाम मैंगनीन है। और एक है निक्रोम। एक क्या है? निक्रोम। तो निक्रोम में देखो निकर तो है ही, NiCr, निकर तो है ही। उसके बाद एक है, यहाँ पे देख लो, FeMn, ये चीजें। तो कॉन्स्टेंटन मैंगनीज निक्रोम, देखो ये कर क्या क्यों रहे? इनका अगर तुम देखोगे ना वैल्यू, ये बेटा 10⁻⁻⁶ होता है इसके एंड में यूजुअली। और इंसुलेटर का तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, रेसिस्टेंस ज्यादा तो ये भी ज्यादा। ठीक है, तो याद बात नहीं करना है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि भाई किस रेंज में 10⁻⁻⁶ में किसका किस में है। उसके बाद ये वाला टेबल देख लो, आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। बैटरी बनाना है, इनको जोड़ दो। जैसे मान लो कि एक सेल ये हो गया, दूसरा फिर जोड़ दो, फिर तीसरा फिर जोड़ दो, जितने मर्जी मन करे उतने जोड़ दो। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। स्विच अगर ऑन है तो बीच में डॉट लगा दो, और ऑफ है तो डॉट मत लगाओ। ठीक है, उसके बाद ये देखो बल्ब बनाना है, बल्ब बनाने के लिए ये इसको ऐसे यूज कर लो। और ये है रेसिस्टेंस, ये क्या है? ये है रेसिस्टेंस। और बीच में ऐसा तीर सा बना दो तो ये हो जाएगा वेरिएबल, मतलब चेंज होने वाला रेसिस्टेंस। आमीटर को बीच में ए बना के दिखा दो, और वोल्ट मीटर को बीच में वी बना के दिखा दो। देखो आमीटर ए और वोल्ट मीटर वी। आमीटर कहाँ यूज कर रहे थे? करंट को मेजर करने के लिए। और वोल्ट मीटर कहाँ यूज कर रहे हैं? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। आमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं? सीरीज में। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें ना, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितना कर लिया? हमने कर लिया भाई, रेसिस्टिविटी पे थे हम, तो ये रेसिस्टिविटी हो गया। ठीक है ना? आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। बहुत बढ़िया, ध्यान देना बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ध्यान देना, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे जो पहली बात है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, बट जो करंट है, करंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। पोटेंशियल सेम बट करंट क्या रहेंगे? चेंज हो जाएंगे। और इधर उल्टा, इधर क्या लिखोगे? इधर लिखोगे करंट सेम, करंट जो है वो सेम रहेगा, एंड जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। करंट सेम एंड पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? पोटेंशियल चेंज हो जाएगा बेटा। करंट सेम, पोटेंशियल चेंज। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मान लो कि पैरेलल लगा रहे हो तो इस तरीके से अलग अलग वायर यूज करेंगे। ये बेटा, ये पोटेंशियल, मान लो ये R1 है और ये R2 है। तो ध्यान से देखना कि अगर मान लो कि इधर करंट I जा रहा है तो यहाँ पे करंट ब्रेक होगा, इधर I1 हो जाएगा और इधर जो I2 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल सेम ही रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लो कि ये सर्किट इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, इसको अभी हम पूरा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर देखो जो टोटल पोटेंशियल होगा ना, सॉरी टोटल करंट जो होगा I बराबर में I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट दो में टूट गया। तो हमने पढ़ा है V बराबर IR, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा V बाय में R1, बेसिकली V बाय में R। तो हम I बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? V बाय R, और ये हो गया V बाय R1 प्लस V बाय R2। V को V ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो पोटेंशियल सेम, तो V कॉमन लेके काट दो, तो यहाँ से क्या बन गया? देखो ये बन गया 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा। रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो तो ओवरऑल निकल जाएगा। देखो इधर देखेंगे बेटा जी,
इधर देखो एक रेसिस्टेंस ऐसे और एक रेसिस्टेंस ऐसे। देखो इसमें पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, यहाँ पे V1 पोटेंशियल, यहाँ V2, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस। तो ध्यान से देखना टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, तो V बराबर क्या होता है IR, इधर हो जाएगा IR1 और यहाँ हो जाएगा IR2। I कॉमन लेके काट दो तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2। सो ये हमारा हो गया सीरीज में। ठीक है, दो बातें समझ में आई। अब देखो तीसरी बात ये है कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल में नेट रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। फाइनल आंसर जो आता है वो बहुत कम आता है, नेट रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। जैसे मान लो कि ये भी पहला दूसरा दोनों 10-10 होता तो आंसर आएगा 5, और उसमें जुड़ जाएगा, उसमें आंसर आएगा 20। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे नेट रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जितने भी जैसे घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, और इसकी एक अच्छी बात होती है सभी अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होता है। तो डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस, सबके लिए क्या है अलग अलग है अप्लायंसेस। और यहाँ पर ना सेम स्विच है, यहाँ पर सेम स्विच है, ये बड़ी दिक्कत है। अब सेम स्विच होने की वजह से क्या है, मान लो कि अगर कोई एक खराब हो गया तो सारे ही खराब हो जाएंगे। अब इसमें से ढूंढते रहो कौन सा वाला सही था। मान लो दिवाली की लाइट है, ऐसे आपने लगा दी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और इस तरीके से करंट दे रहे हो। अब मान लो कि ये बीच वाला जो है कोई ये वाला गड़बड़ हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया तो ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, सारे ही बंद हो जाएंगे। अब ढूंढते रहो। अब ये तो 4 है, मान लो 100 लगा रखे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा? तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इसमें कौन सा वाला सही था, कौन सा वाला खराब हुआ है, सो दैट कि उसको चेंज करेंगे। तो इसलिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए सीरीज को यूज नहीं करते। डोमेस्टिक पर्पस में ये वाला बढ़िया रहता है। कैसे? मान लो कि ये देखो आपने 4 बल्ब लगाए, एक यहाँ लगाया हुआ है, एक इसमें लगाया हुआ है, एक इसमें लगाया हुआ, एक इसमें लगा हुआ है, और इसको फर्दर तुमने आगे जो है मान लो ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये एक्चुअली हाँ मतलब जो भी है इस तरीके से। अब इसमें मान लो कि इसमें एक ये वाला खराब हो गया, तो ये खराब हो गया तो यही बंद होगा, बाकी 3 तो चलते ही रहेंगे, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि एक जो खराब हुआ है वो आपको दिख जाता है प्रॉपर। तो डोमेस्टिक के लिए और डोमेस्टिक में ये देखो ना, ये भी चीज नेट रेसिस्टेंस जो है कम हो जाता है। हम करंट ज्यादा सप्लाई होगा, रेसिस्टेंस कम रहेगा, और यहाँ पे जो नेट रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो घरों के लिए कौन सा बोलो? पैरेलल। घरों के लिए कौन सा? पैरेलल, और नॉर्मल के लिए सीरीज। नाउ अब देखो कौन सा टॉपिक रह गया हमारा, ये 3 भी हो गए। अब इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, ये बहुत इजी से टॉपिक है, जरा ध्यान से देखोगे। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहां पर हो जाए कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो पावर बराबर हो गया वर्क डन अपॉन में टाइम, पावर बराबर हो गया वर्क डन अपॉन में टाइम। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वर्क जो पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन में चार्ज बताया था, इसका मतलब वर्क क्या हो गया? V इंटू क्यू। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो पावर अब बन गया V इंटू क्यू अपॉन में T, तो पावर हो गया V इंटू क्यू बाय टी। तो पावर बराबर क्या हो गया? V इंटू में ये हो गया हमारा करंट। ये चीज बेटा, एक चीज ध्यान देना, थोड़ी सी चीज रह गई अभी। जब अभी हमने रेसिस्टेंस आपको पढ़ाया,
रेसिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है ये बताना रह गया। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, और रेसिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, वैसे क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी ना उसमें सब क्लियर हो रहेगा, ओम मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओम और ओम मीटर, राइट। तो वी आई, तो पावर बराबर वी आई पी, आप वी आई पी से याद रख सकते हो, है ना, पावर बराबर वी आई, ऐसे ना। अब बेटा जी ये जो चीज है ना, यहाँ से आपके ना तीन फार्मूले इवन और निकलेंगे, तीन नहीं दो और। जब हम आई को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ओम्स लॉ कहता है वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। तो अगर मैं एक बार v बराबर आई आर रख दूं तो आंसर आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फार्मूला ये बन गया आई स्क्वायर आर, और एक बन गया पावर बराबर v स्क्वायर अपॉन में आर। तो एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया पावर का, और एक फार्मूला ये तो है ही, और एक सबसे इनिशियल फार्मूला। टोटल कितने हो गए? 4 फार्मूले हो गए। देखो दोबारा लिखता हूं, जो पावर है, पावर के 4 फार्मूले। एक है पावर का W अपॉन में टाइम, एक है V इंटू आई, एक है आई स्क्वायर आर, और एक है आई स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में आर। इसके बाद देखो एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर कंजम्पशन, इसको कहा जाता है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन, ठीक है। पावर में अगर एक चीज की बात करें, पावर की एसआई यूनिट, पावर की बेटा जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी वाट, है ना, या फिर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वाट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये होता है पावर कंजम्पशन। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ये पावर इनटू टाइम हो जाता है, पावर इनटू में टाइम, पावर इनटू में टाइम ना। अगर हम पावर को बेटा अगर इसको किलोवाट में ले लिया जाए और टाइम को अगर आवर में ले लिया जाए, तो इसकी जो एसआई यूनिट बन गई, हालांकि एसआई यूनिट तो जूल है, लेकिन जैसे डोमेस्टिक यूनिट की बात करें तो घरों में डोमेस्टिक यूनिट, तो डोमेस्टिक यूनिट होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब ये 1 यूनिट, जो बिजली बिल बनता है ना, तो उसमें यूनिट होता है। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किलोवाट आवर। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो। तो बेटा देखो किलोवाट आवर को किस में करना है? जूल में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर इनटू में टाइम। तो पावर कितना है? ये इतना है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और टाइम कितना है? 1 घंटा, है ना। आवर मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो इसका मतलब ये चीज आ गई, ये मतलब ये 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को हमने जूल में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो बहुत बड़ी वैल्यू रहती है, इसलिए ना 1 किलोवाट आवर में ही चीजों को पढ़ते हैं और उसी को यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक दो जो चीजें हैं और जैसे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? तो बेटा जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत छोटी सी चीज है। देखो जो फार्मूला है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो आप उसको बोलो हीट है। एनर्जी को आप क्या बोलोगे? हीट। हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार जो हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितनी देर के लिए करंट सप्लाई करोगे कंडक्टर से, कंडक्टर उतना ही गर्म हो जाएगा। कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और करंट जितना ज्यादा होगा तो हीट भी उतना ही ज्यादा होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही कहता है।
ठीक है। अब देखो एक टर्म और है, एक टर्म है फ्यूज। फ्यूज बेटा एक डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है? सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जब जैसे कभी कभी ओवरलोडिंग वगैरह, जैसे सर्किट में ओवरलोडिंग हो गई या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो लो मेल्टिंग मेटल से ये बना हुआ होता है, और लो मेल्टिंग मेटल से बने होने की वजह से देखो हीटिंग होने की वजह से ये जल जाता है, और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है, क्योंकि जल जाएगा तो सर्किट ही ब्रेक हो गया ना आपका, तो ये बचा लेता है, आगे फर्दर डैमेज नहीं होता है। क्लियर है? एक चीज है, देखो बल्ब के अंदर में हम किसको यूज करते हैं? बल्ब के अंदर में यूज करते हैं, यहां पर क्या लगा होता है? यहां पे लगता है टंगस्टन। क्या लगता है? टंगस्टन। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3800 केल्विन, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन को यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एलॉय यूज नहीं करते। बाकी जैसे कि मान लो कि हीटिंग डिवाइस है, चाहे हीटर की बात करो, चाहे गीजर की बात करो, चाहे टोस्टर की बात करो, चाहे आयरन की बात करो, ये सारे क्या हैं? और भी बहुत सारे हैं, ये सारे हैं हमारे हीटिंग डिवाइस। तो ड्रायर की बात करो, इन सब में ना निक्रोम यूज किया जाता है। इन सब में क्या यूज किया जाता है? निक्रोम। ठीक है, क्योंकि निक्रोम एक एलॉय है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दो, है ना? कर दोगे ना? ठीक है, इसको कर देना आप। और ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए और किस टाइप की वीडियो चाहिए। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।